हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का अगला चैप्टर है। चलिए हम लोग इस चैप्टर में देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। हम इस चैप्टर में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है। ठीक है, तो देखिए संविधान के भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। संविधान में संसदीय व्यवस्था अनुच्छेद 74 और 75 में विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यताएं तथा शपथ, वेतन और भत्तों से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 और 75 में संसदीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रियों से संबंधित है, मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यताएं, शपथ और वेतन भत्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 74 अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, परंतु यदि राष्ट्रपति क्या करेगा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद दोबारा भेजती है उस विधेयक या बिल को, तो वह राष्ट्रपति उसमें अपना स्वीकृति दे देता है। ठीक है, अगर दोबारा भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, मंत्रियों के बारे में उपबंध। अब क्या कहता है अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एक तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, ये मंत्रियों के बारे में उपबंध को बताता है कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, उनके वेतन भत्ते आदि के बारे में बताता है, जबकि अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ अगला, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यहाँ पर दिलाएगा। ठीक है, कोई मंत्री जो लगातार 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, कितनी अवधि के लिए, 6 माह के लिए। 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो वह अपना मंत्री पद त्याग देगा, उसको हटना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। तो क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा में कुल सदस्य हैं एक्स मान लिया, या हम इसको एक्स ना मान करके हम लोकसभा में कुल सदस्य संख्या मान लेते हैं 100 है, माना कि 100 है। अब क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, तो इसका 100 का 15% यानी कि 15। तो 100 का 15% यानी 15, यानी कि मंत्री जो होंगे वो 15 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होंगे। मंत्रियों के वेतन व भत्ते कौन निर्धारित करेगा, संसद निर्धारित करेगा। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है, अनुच्छेद 77 क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन
कौन करेगा? किसके नाम से की जाएगी? राष्ट्रपति के नाम से। भारत सरकार द्वारा जो कार्यवाही का संचालन किया जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 78 क्या करता है? राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संघ की प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्णय तथा विधायन के प्रस्ताव के बारे में संसूचित करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति यदि संघ के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह उनको सूचना दे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती। यानी कि मंत्रियों ने जो राष्ट्रपति को सलाह दी उसकी न्यायालय में जांच या समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमें पता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा से ही संसद के सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति होती है। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर सुशोभित होता है तो वह 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है, मान लीजिए कोई मंत्री, तो वह दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार है, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता। यहाँ पर मत नहीं दे सकता है जिसका वह सदस्य है। मान लीजिए कोई मंत्री है तो वह दूसरे सदन में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग लेगा, बोल सकता है, लेकिन वह वहाँ पर मत नहीं दे सकता। मत कहाँ देगा? जहाँ का वह सदस्य, जिस सदन का वह सदस्य है, मत वहीं देगा। ठीक है, आगे देखिए। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। ठीक है, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, जिसमें कि राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हैं, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकती है कि सदन जनमत का निष्ठापूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती है और चुनाव की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्यकारी नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है उसके अनुसार कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह मंत्रिपरिषद को पुनः विचार के लौटा सकती है, लेकिन मंत्रिपरिषद के दोबारा भेजे जाने पर वह उस पर अपनी स्वीकृति देता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा कि राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु तो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना। ठीक है, मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद की संरचना में कौन कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कौन कौन होते हैं मंत्रिपरिषद में? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब चलिए हम लोग इनको अलग अलग देख लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री में कौन कौन होता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं। कौन कौन से मंत्रालय? जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा, वित्त, विदेश व अन्य मंत्रालय जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होंगे वो कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। और उन कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो बैठक में भाग लेते हैं तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी होती है? कैबिनेट मंत्रियों की होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे राज्य मंत्री के बारे में। एक मिनट, अब हम क्या देखेंगे? राज्य मंत्री के बारे में। तो राज्य मंत्रियों को मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। तो राज्य मंत्रियों को मंत्रालय व विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जाता है। या तो राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा या कैबिनेट मंत्रियों के साथ सहयोगी बनाया जाएगा। सहयोग के मामले में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों का प्रभार दिया जाता है अथवा मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं उप मंत्री के बारे में। तो उप मंत्री, देखिए उप मंत्री में क्या होता है?
मंत्रियों को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, जबकि राज्य मंत्री में मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। अब उप मंत्री में मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। किन्हें? उप मंत्रियों को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, आंतरिक किचन के बारे में। अब कौन कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक आंतरिक किचन का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। जो आंतरिक कैबिनेट होती है या उसे हम आंतरिक किचन कहते हैं, इसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, नीति निर्धारण में। ये क्या है? यह कैबिनेट के 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिनका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है। ठीक है, उच्चतम संस्था है, औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था आंतरिक कैबिनेट है। आंतरिक कैबिनेट यह किचन कैबिनेट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह एक छोटा निकाय है, सत्ता का प्रमुख छोटा निकाय है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। कौन? आंतरिक कैबिनेट। ठीक है, आंतरिक कैबिनेट के बारे में हम और पॉइंट देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, आंतरिक कैबिनेट एक छोटा अंग है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट की विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। आंतरिक कैबिनेट क्या है? एक छोटा अंग है। आंतरिक कैबिनेट एक छोटा अंग है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट की विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, चूँकि छोटी होती है आंतरिक कैबिनेट, इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, तो ये छोटी होती है, तो यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण प्रभावशाली होती है। यहाँ पर ये बैठक है, इसकी बैठक होती है। यह सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा यह सरकार अब छोटी है तो कार्यों को बड़ी तत्परता से करती है। प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायता करती है आंतरिक कैबिनेट। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और उनको गोपनीय बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण सहायता करती है। अब देख लेते हैं आगे। आंतरिक कैबिनेट एक उच्चतम निर्णय लेने वाले अंग के रूप में कैबिनेट के महत्वपूर्ण व अधिकारों को कम करती है। आंतरिक कैबिनेट क्या करती है? एक तो उच्चतम निर्णय लेती है, जिससे कैबिनेट के जो अन्य मंत्री होते हैं उनको अधिकारों को कम कर देती है, तथा यह बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश होता है। आंतरिक कैबिनेट में बाहरी व्यक्तियों का भी प्रवेश हो सकता है, तो आंतरिक कैबिनेट बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश होने तथा सरकार के कार्यों में इसकी प्रभावशाली भूमिका तथा कानूनी प्रक्रिया को उलझा देने में मदद करती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस देखेंगे, तो मंत्रिपरिषद और इधर मंत्रिमंडल। अब देखिए, मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करता है मंत्रिपरिषद जो होता है। अब इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, तो सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करता है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। इसमें सभी शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु कागजों में, यानी कि इसमें सभी शक्तियाँ तो प्राप्त है लेकिन कागजों में। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल के निर्णय को यह लागू करती। कौन? मंत्रिपरिषद। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। तो 74 और 75 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देख लेते हैं हम मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह केवल कैबिनेट ही इसमें शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? कैबिनेट शामिल होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। यह वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेने में निर्देश देती है। यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है। इसी संविधान के अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया है। यह संविधान की मूल स्वरूप में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या की गई है। प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्री परिषद इसमें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति, उसको लागू करने में मदद करती है। कौन? मंत्रिमंडल। चलिए, तो ये हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।